सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, 2 सेकंड लगेंगे। क्या आपने कभी 3 लाख का शादी का कार्ड देखा है? और पतंजलि कंपनी के कई एड्स को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बैन क्यों कर दिया? और ये जो चिड़िया आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये चिड़िया आपसे भी ज्यादा मजबूत है, बताऊंगा कैसे। और गूगल मैप्स, जिसका आपने इस्तेमाल कभी न कभी जरूर किया होगा, वो असल में अरबों डॉलर की चीज है जो कि आपके हाथों में फ्री में मिलती है। ये सब और ऐसे कई और इंटरेस्टिंग रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को तुरंत लाइक जरूर कर देना। फैक्ट नंबर 11, मुकेश अंबानी जी के बेटे अनंत अंबानी की शादी हो रही है और रिपोर्टेडली 1000 करोड़ सिर्फ प्री वेडिंग में खर्च हो रहे हैं। शादी का बजट तो शायद 10,000 करोड़ के भी ऊपर होगा। क्या आपको पता है, इसके पहले मुकेश अंबानी जी की बेटी ईशा अंबानी जी की जब शादी हुई थी तब उनका लहंगा ही रिपोर्टेडली 90 करोड़ रुपए का था। आमतौर पे हम शादी की बात करते हैं तो लग्जरी लहंगास की बात जरूर करते हैं कि ये 70,000 का लहंगा, ये 4 लाख का लहंगा है, 10 लाख का लहंगा भी सुना होगा, 1 करोड़ तक का भी इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन 90 करोड़ रुपए, दिस इज अमेजिंग। और उनके शादी का हर एक कार्ड का प्रिंट कॉस्ट ही 3 लाख रुपए आया था। आई थिंक मुकेश अंबानी जी ही एक ऐसे इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, एकमात्र ऐसे कैपेबल व्यक्ति है जो कि सारे बॉलीवुड स्टार्स को एक साथ ला सकते हैं। इसके पहले ऐसा सीन कभी भी नहीं देखा गया था। दैट्स रियली गजब। और आपको पता है, अंबानी फैमिली की शादी इनडायरेक्टली इंडिया को भी मदद कर रही है। अब आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहा हूं मैं। देखो, ज्यादातर जो सो कॉल्ड बड़े पर्सनैलिटीज हैं वो जाते हैं शादी करने विदेश, जाके वहां पे खर्चा करते हैं, वहां की इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं देखा जाए तो। लेकिन अगर ह्यूज अमाउंट खर्चा हो रहा है किसी इवेंट में और वो इवेंट भारत में ही हो रहा है तो ये इनडायरेक्टली इंडिया के इकोनॉमी में ही पैसा वापस घुस रहा है। थोड़ा डीप लेवल पर समझोगे आप तो इंडिया के लोग ही शादी से कमा रहे हैं, यानी इंडिया का टोटल इकोनॉमी बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि भारत के अंदर ही सब कुछ हो रही है। फैक्ट नंबर 10, कोनोफाइटम पैगेई, इसे लिप प्लांट भी कहा जाता है और ये दुनिया का इकलौता ऐसा प्लांट है जो कि अगर आपके गार्डन में आ गया तो आप देख के मम्मी मम्मी करके भाग जाओगे, क्योंकि इसको देखो तो जरा एक बार, ये कैसा दिखता है। ऐसा लगता है कि किसी का होठ है। और 2 ऐसे प्लांट को पास ला दो तो ऐसा लगेगा कि 2 प्लांट्स आपस में किस कर रहे हैं। दैट्स गजब। ये ऐसे प्लांट मैं तो कल ही अपने गार्डन में लगाऊंगा। लेकिन मेन बात है कि ये इंडिया में मिलता ही नहीं है कॉमनली, इसको बाहर से मंगवाना पड़ता है। नेचर का क्रिएशन भी अजब अजब है, ढूंढने जाओ तो क्या क्या चीजें मिल जाती है। दैट्स गजब मेरे भाई। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कानों के अंदर जो गंदगी होती है जिसे निकाला जाता है, जैसे आपने कानों की गंदगी को जरूर निकाला होगा रुई से या फिर निकलवाया होगा, तो क्या ये फालतू चीज है? मतलब नेचर ने कान के अंदर ऐसा गंदगी दिया क्यों है हमें, ये मन में आता है। तो देखो, एक्चुअल में इसका भी पर्पस है, क्योंकि यूनिवर्स में हर एक चीज का पर्पस होता है। सबसे पहली बात, कानों की गंदगी यानी कानों का खोट का पहला पर्पस है कानों को ल्यूब्रिकेट करना। जो ईयर कैनल होता है, कान, वो पूरा जगह ल्यूब्रिकेटेड रहे, इसके लिए वहां पर खोट मौजूद होता है और कानों के अंदर कोई बड़ा पार्टिकल ना घुस जाए, डर्ट के बड़े बड़े पार्टिकल ना घुस जाए, उसी को रोकते हैं ये। क्योंकि जब गंदा आता है कान के अंदर पॉल्यूशन या किसी भी चीज के द्वारा, तो ये खोट उसको रोक देता है, अपने आप में मिला देता है और इसी के चलते खोट बढ़ने लगता है। वहां पर बहुत सारे बैक्टीरियाज और फंगीज भी जमा रहते हैं। होंठ का दूसरा काम है कान को ड्राई और इची यानी सूखा और खुजली से बचाना। अगर आपके कान में खोट ना रहे तो आपका कान ल्यूब्रिकेटेड नहीं रहेगा और ड्राई रहेगा। ड्राई रहने के चलते पूरा रफ फील होगा आपको कान। यानी ये जो नेचर दिया है खोट, असल में खोट देव मनुष्य है। और सबसे अमेजिंग बात, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कान में एक्सेस ये वैक्स बढ़ जाता है तो कान खुद ब खुद उसको बाहर निकाल देता है। सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है। आपको पता है, ज्यादातर लोग जो ऐसे कान को स्टिमुलेट करते हैं वो अपने मजे के लिए करते हैं। ये कॉटन स्वैब डालने पे एक अलग सा स्टिमुलेट नशा करते हैं लोग। इस नशे वाली मस्त फीलिंग से शायद आप जो लोग ट्राई किए होंगे कान से कॉटन से खोट निकालने का, वो रिलेट कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 8, मैं आपको कुछ ऐसे एडिक्शंस के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको एडिक्शन नॉर्मली नहीं माना जाता है, लेकिन वो काम इंसान के लिए एक्चुअली में नशा की तरह होता है। सबसे पहला, शॉपिंग। ये सुनने में क्रेजी लग सकता है until you deal with it, और स्पेशली तुम लड़कियां, लड़के लोग, आप मेरे साथ रहो, ठीक है।
मिल के डांटते हैं लड़की लोग को। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब शॉपिंग का नशा होता है तो वो एक तरह से एडिक्टिव बिहेवियरल पैटर्न को डेवलप करता है। हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरॉन पाथवेज बनते हैं जो हमें बार बार उसी काम को करने पे मजबूर करता है। यानी मतलब ये है कि शॉपिंग एक नशा होता है, इसलिए इंसान ऐसी कई चीजों को खरीद लेता है जिसकी उसको जरूरत है भी नहीं, जस्ट बोर हो रहा है, कुछ चाहिए तो इसलिए शॉपिंग कर लेते हैं। ऐसा भी होता है। दूसरा ऐसा चीज जो कि एडिक्शन ना लगे लेकिन है, वो है अपने आप को चोट पहुंचाना। ये बहुत ही डीप बात है। आपको पता है कुछ लोगों को अपने आप को चोट पहुंचाने में मजा आता है और ये भी एक एडिक्टिव बिहेवियर है। जैसे मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूं जो कि मुझसे ये कहे हैं कि बचपन में मुझे जब गुस्सा आता था तो मैं अपना हाथ काट लेता था ब्लेड से, गुस्से के चलते। तो ये जो चीज है ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है, लेकिन जिनकी ये आदत ठीक नहीं होती है और वो इस सेल्फ हार्म को बार बार करते रहते हैं, वो भी अमेजिंगली या फिर अमेजिंगली नहीं, डिस्टर्बिंगली एक एडिक्शन बन जाता है। तीसरी ऐसी चीज जो कि एडिक्शन ना लगे लेकिन होती है, वो है डे ड्रीमिंग, यानी दिन भर किसी चीज के बारे में सोचते रहना। देखो, किसी गोल, किसी सिचुएशन के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात होती है, इससे सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं और आपको मजा भी आता है। लेकिन दिक्कत क्या है? एक्सेसिव डे ड्रीमिंग। कुछ लोग बस अपने दिमाग के ही अंदर सोचते रहते हैं इस दुनिया के बारे में, तो ये सोचना भी एक एडिक्शन बन जाता है। देखो, बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ। तो दिमाग आपको प्रेरित कर रहा है ओवर थिंकिंग करने के लिए, ये ऐसे ही नहीं कर रहा है। दिमाग को फन लग रहा है, दिमाग को मजा लग रहा है, न्यूरॉन्स में एक स्पेसिफिक पैटर्न, एक एडिक्टिव पैटर्न डेवलप हो रहा है, तभी वो चीज आपको बार बार करने को मन कर रहा है। तो जो लोग लाइफ में एक्शन लेने से ज्यादा अपने दिमाग में रहते हैं, इन्हीं लोगों को डे ड्रीमिंग का एडिक्ट कहा जाता है। और ये भी एक ऐसा एडिक्शन है जो कि एक अनसीन एडिक्शन है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फैक्ट नंबर 7, देखो, ये सूरज का आप फोटो देख रहे हो, सूरज के चारों तरफ सोलर फ्लेयर्स निकलते रहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। सूरज के सतह से जो फ्लेयर्स निकलते हैं ये इतना लंबा होता है ना मेरे भाई कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसे इस फोटो में जो आप ये फ्लेयर देख रहे हो, जो कि आपको लगेगा कि बस थोड़ा सा निकला हुआ है, इसका लेंथ इतना है कि उतने लेंथ में 15 धरतियां समा जाएंगी। जी हाँ, लाखों किलोमीटर लंबा ये सोलर फ्लेयर जिसे नासा ने कैप्चर किया था। सूरज के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि स्पेस में तो ऑक्सीजन है नहीं, तो सूरज जल कैसे रहा है? तो मैंने आपको बताया था कि सूरज एक्चुअली में जल नहीं रहा है, बल्कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए एटॉमिक लेवल पे एनर्जी जनरेट कर रहा है। यानी आप बाहर जाओ और एक बार धूप को अपने हाथों में फील करो, ठीक है? बाहर जाके आप अपना हाथ फैला लो और हाथों में जो धूप आ रहा है उसको देखो ध्यान से, और तब आपको जो हीट फील हो रहा होगा, गर्माहट फील हो रही होगी, वो नॉर्मल आग की गर्माहट नहीं है, बल्कि लाखों किलोमीटर दूर मौजूद एक ऐसा गोला है जो कि करोड़ों न्यूक्लियर वेपन की तरह एनर्जी जनरेट कर रहा है, और उसी न्यूक्लियर एनर्जी को आप अपने हाथों पे फील कर पा रहे हो, लिटरली। इसके बारे में थोड़ा डीपली सोचोगे तो बहुत ही गजब बात है ये। सूरज जल नहीं रहा है बल्कि न्यूक्लियर रहा है। जैसे कोई इंसान पागल होता है तो बोलते हैं ना ये पगला रहा है, वैसे ही सूरज जल नहीं रहा है बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, यानी न्यूक्लियर रहा है। फैक्ट नंबर 6, ये बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इंसान के नेचर को दिखाता है। ये आपको एकदम ध्यान से सुनना होगा। मान लो कि कोई कोर्ट में खड़ा है, कोई क्राइम किया है और जज को उसको सजा देना है, तो अगर एक साइड सुंदर लड़की खड़ी है और एक साइड एक नॉर्मल सा लड़का खड़ा है जो कि उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस की बात हो रही है, तो क्या ये चीज जज के सेंटेंस को बदल सकता है? यानी क्या लड़की के सुंदर होने के चलते जज सजा ना दे या सजा कम दे, ऐसा हो सकता है? लॉ के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस है, ठीक है? लेकिन ये देखो रिसर्च रेफरेंस जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, और ये रिसर्च क्या बताती है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई सुंदर लड़की है तो, या फिर कोई अट्रैक्टिव लड़का है तो, इससे फर्क पड़ता है जज के दिमाग में। स्टडी ने ये बताया है कि अगर कोई अगली इंसान खड़ा है तो उसका सेंटेंस 300% से बढ़ सकता है। देखो, समझने की बात ये है आपको कि कोई क्राइम किया है और उसको सजा मिलना है तो ये लॉ के हिसाब से मिलेगा। कानून में लिखा हुआ है कि इस क्राइम के चलते 5 साल की सजा
होनी है तो 5 साल ही मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें कि जज तय करता है कि कितने साल का सजा होगा। वो कंप्लीटली जज के ऊपर डिपेंड होता है। उन सजाओं की बात हो रही है। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि अगर कोई सुंदर व्यक्ति खड़ा है, कोई अट्रैक्टिव लड़का या लड़की, तो एक ऐसा इफेक्ट होता है और जज के माइंड में ये लगता है कि ये देखो ये कितना अट्रैक्टिव लड़का है और बेकार इसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। या फिर कोई अट्रैक्टिव लड़की है, इसका तो फ्यूचर पड़ा हुआ है सामने, लेकिन देखो ये जेल में जाने वाला काम कर दी। तो ये कंपैशन आ जाता है और कहीं ना कहीं चाहे कोई कितना भी लीगल या टेक्निकल हो जाए, आखिरकार जज भी तो इंसान है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही डीप लेवल पे सजा का जो लेंथ होता है उस पे फर्क पड़ता है। और ये बात ऐसे ही नहीं बोली जा रही है, इस पे पूरा रिसर्च हुआ है। सालों की रिसर्च के डेटा के बाद हमें ये पता चल रहा है। इससे क्या सीख मिल रहा है? इससे यही सीख मिल रहा है कि भले ही कोई कितना भी बोल दे कि फिजिकल अट्रैक्टिवनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिरकार टैलेंट मैटर करता है, ये सब पता है, उतना सेंसेबल बात नहीं है आजकल के दुनिया में। एक सुंदर व्यक्ति ही कहता है कि अरे फिजिकल अट्रैक्टिवनेस मैटर नहीं करता, टैलेंट होना चाहिए। सबसे सुंदर व्यक्ति यही करेगा। किसी अमीर इंसान के पास चले जाओ, वो कहेगा कि अरे भाई पैसा मैटर नहीं करता है यार, क्या पैसे के पीछे भाग रहे हो। सबसे अमीर इंसान ही यही लाइन को कहेगा। आपको पता है आयरनी, हिपोक्रेसी ये होती है। फैक्ट नंबर 5, आपने ये बात को सुना ही होगा कि एडवर्टाइजमेंट किसी भी चीज का हम जब करते हैं तो कोई ऐसा क्लेम करना जो कि लॉ के खिलाफ हो, ये ब्रांड्स को भारी पड़ सकता है। और पतंजलि ब्रांड के साथ भी यही हुआ। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट कर दिया। यानी पतंजलि कंपनी के जो एडवर्टाइजमेंट्स ऑलरेडी थे उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो अब नहीं दिखा पाएंगे वो, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट ने उनको ये कहा है। और ऐसा भला क्यों हुआ? देखो, कई जगहों पर आपने सुना होगा कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स को किसी बीमारी के क्योर के रूप में बेचा जाता था। किसी बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में क्योर और ट्रीटमेंट, इन दोनों शब्द का बहुत बड़ा मीनिंग होता है। क्योर मतलब होता है कंप्लीटली क्योर कर देना, यानी ठीक कर देना, एकदम फिट कर देना। और ट्रीटमेंट का मतलब होता है मेडिसिन के जरिए बीमारी को कंट्रोल में रखना ताकि इंसान आराम से जी पाए और बहुत सालों तक जीते रहे। ये डिफरेंस होता है क्योर और ट्रीटमेंट में। लेकिन अगर किसी दवाई या किसी भी मेडिसिन को बीमारी को ठीक कर देगा, क्योर कर देगा, ऐसा बोल के बेचा जाएगा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आपको पता है दुनिया में 70% ऑफ द डिजीजेस का क्योर है ही नहीं, जिसमें आर्थराइटिस, कैंसर और बहुत सारी चीजें आती है। और किसी भी दवाई से मैजिकली क्योर होने का जो क्लेम होता है, ये बहुत ही ज्यादा गलत होता है। बीमारी को कंट्रोल रहेगा, इंप्रूवमेंट आएगा, ये बोलना सही होगा। ये खाओ और क्योर हो जाएगा पूरी तरह से, ये बोलना गलत हो जाता है। इसलिए भारत के सबसे उच्च स्तरीय कोर्ट को ये काम करना पड़ा। वैसे मैं पतंजलि कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फॉरेन प्रोडक्ट से फार बेटर होते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, अगर किसी को आयुर्वेदिक चाहिए तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेप से हमें ये जानने मिलता है कि चाहे कोई कंपनी कितनी भी बड़ी कंपनी हो, $1 मिलियन, $1 बिलियन कंपनी हो, लेकिन नियम तो सबके लिए सेम होते हैं। कोई बड़ी कंपनी है इसका मतलब ये नहीं कि उसको फ्री पास मिल गया है सब कुछ करने का। फैक्ट नंबर 4, आपने रिसेंटली बहुत बार इंस्टाग्राम, फेसबुक डाउन को एक्सपीरियंस किया होगा, यानी कुछ घंटों के लिए ऐप नहीं चलता है। ये आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। प्लेटफॉर्म क्रैश कर जाता है, डाउन हो जाता है। आपको पता है टेक्निकली दुनिया में ऐसा कोई भी कंप्यूटर या कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि 100% अप रह सकता है। ये एक इनएविटेबल चीज होती है जो ऑब्वियस होती है। आप प्लेटफॉर्म्स को छोड़ो, इंडिया का अपना स्टॉक एक्सचेंज जिसमें करोड़ों लोगों के अरबों रुपए दांव पे लगे रहते हैं, FNO ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग, ये सब में, उसको हैंडल करने वाला हमारे देश का प्लेटफॉर्म NSE डाउन हो चुका है पास्ट में, वो भी कुछ मिनट्स के लिए नहीं बल्कि घंटों के लिए। तो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स क्या चीज है, लेकिन इसी दौरान कंपनीज को लॉस बहुत होता है। आपने ये बात कहीं ना कहीं से जरूर सुना होगा कि Amazon वेबसाइट, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वो अगर 10 सेकंड के लिए भी डाउन हो जाए तो हजारों करोड़ों के सेल्स इफेक्ट होते हैं। इतना सीरियस होता है ये डाउन होना। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाना चाहता हूँ आज पूरा खुल के। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस किया अपने YouTube एनालिटिक्स में कि अभी 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक डाउन हो चुके थे। तो क्या है कि जब ये प्लेटफॉर्म डाउन होते हैं तो सब लोग दौड़ कर वापस आते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे। तो जैसे रील्स वाला इंस्टाग्राम और फेसबुक डाउन हुआ था, वैसे ही लोग यूट्यूब पर टपक पड़े, सारे लोग भीड़ लगा के आ गए। और ये देखो हमारे व्यूज का ग्राफ,
जैसे ये वर्ल्ड लेवल पे आउटेज हुआ दोनों प्लेटफॉर्म्स का, वैसे ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो कि नॉर्मली अप था उस टाइम, उसमें सारे लोग आने के चलते व्यूज ऐसे ग्राफ बनाने लगा, अचानक से व्यूज बढ़ने लगा। ये देख के मैंने बोला डेट्स गजब, अपना यूट्यूब नहीं डाउन होना चाहिए बस, बाकी तो ठीक है, चलता है। फैक्ट नंबर 3, गूगल मैप्स को आपने जरूर यूज किया होगा। क्या आपको पता है गूगल मैप्स के बैकएंड में जो स्टोरेज है, यानी जितना डेटा गूगल के सर्वर्स में है उसको मेजर करोगे तो टोटल 2 करोड़ गीगाबाइट्स आता है, 20 मिलियन गीगाबाइट्स। इनफैक्ट गूगल मैप में मौजूद हर एक किलोमीटर 100 से ज्यादा जीबी का होता है। ये टोटल धरती का सरकमफरेंस 40,000 किलोमीटर है, और इतने बड़े धरती का हर एक छोटा सा स्ट्रीट लेवल पे डेटा रखना, ये अगर आप शांत मन से डीपली ऑब्जर्व करो तो बहुत माइंड ब्लोइंग है। इंडिया में स्ट्रीट व्यू अलाउड नहीं था अभी तक, लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है गूगल को स्ट्रीट व्यू लेने का, तो इंडिया का भी अब हर गली गूगल मैप्स पे दिखेगा। 2 करोड़ गीगाबाइट्स की जहां तक बात है, तो आपके फोन में मे बी 128 जीबी की स्टोरेज होगी, या फिर महंगा फोन होगा तो 512 जीबी का स्टोरेज होगा। लेकिन कहां 512 जीबी और कहां 2 करोड़ जीबी, दैट्स इनसेन। फैक्ट नंबर 2, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत ही अनबिलीवेबल होती है। ये आर्टिकल देखो, इसमें जो घटना है ये भी कुछ वैसे ही है। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, और बॉयफ्रेंड आराम से गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मार्वल का मूवी देख रहा था, तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको बार बार टेक्स्ट कर रही थी कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, और उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा उसको टेक्स्ट करते रहती थी। तो इस चीज से वो परेशान था, और उसका सबसे पसंदीदा मूवी चल रहा है और उसके बीच में भी टेक्स्ट आया, तो ये देखकर वो एक्चुअली में कोर्ट में चला गया और अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर ऑफिशियली $17 का लॉसूट फाइल किया कि इसने मुझे मूवी ठीक से देखने नहीं दिया, तो मेरा जो मूवी टिकट था $17 का, वो इसको मेरे को रिफंड करना होगा। और एक्चुअल में ये सारा काम कोर्ट में हुआ। लास्ट में वो लड़की डर गई और उसने $17 यानी करीब 1400 रुपए उसको रिफंड कर दिया, और तब उसने केस को ड्रॉप कर दिया। इससे फालतू घटना, इससे फालतू फैक्ट मैंने आज तक नहीं सुना, लेकिन जो है बड़ा गजब है। फैक्ट नंबर 1, वुड पेकर बर्ड। क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है? ये एक ऐसा बर्ड है जो कि ऐसे 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 करता है, देखो वीडियो में। ये पेड़ों पे छेद करता है और करीब 100 बार 1 सेकंड के अंदर 100 बार अपने मुंडी को हिला पाता है, आगे पीछे बहुत फास्ट रेट से करता है। और जब ये इस काम को कर रहा होता है तब उसके शरीर पे 1400 जी फोर्स लग रहा होता है। अब जी फोर्स के कॉम्प्लेक्सिटी में हम नहीं जाते हैं, आप बस ये जान लो कि इंसान अगर अचानक से अपने सर को दीवार पे ठोक दे तो जो उसके ब्रेन पे इफेक्ट होगा वो जी फोर्स में मापा जाएगा। तो नॉर्मली 50 से 80 जी फोर्स इंसान सह लेता है। बहुत जोर से मारा दीवार पे तो 100 जी फोर्स के ऊपर होने से ब्रेन सह नहीं पाता है। 200 जी फोर्स अगर इंसान का सर सह गया तो वो बेहोश हो जाता है। पर ये वुड पेकर अपने दिमाग में 1400 जीज को सहता है। दैट्स रियली गजब। ये जो मारते हैं चोंच से, ये इतना ज्यादा फोर्स से मारते हैं। जिस रफ्तार से ये पेड़ पे छेद कर रही है, अगर इस चीज को इंसान इमिटेट करने की कोशिश करे इसी रफ्तार पे, तो सीधा ऊपर का टिकट कट जाएगा। क्योंकि इंसान जितना सह सकता है, जो कि है 100 जीज, उससे 14 गुना ज्यादा 1400 जीज ये बर्ड सह पाता है। डैट्स, अब आप बोलो कमेंट में, गजब। तो ये था आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।